हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है ना। तो आज हम जो है 3 दिन के बाद मिल रहे हैं। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाया, और थोड़ी सी हम प्लानिंग भी कर रहे थे अपना जो हमारा बैच आएगा PYQ TCS बेस GS का, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी हमें चाहिए था। तो एक्चुअली कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर इंग्लिश वाले बच्चे कैसे क्या करें। तो इंग्लिश वालों का आज हमने पूरा मैटर कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था, आप टेंशन मत लीजिए। हम बैच लेके आएंगे तो प्रॉपर बैच लेके आएंगे, स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक हम सब कुछ करेंगे। हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। आपके पूरे टॉपिक हम कवर करवाने वाले हैं। मैं आपको पूरा शेड्यूल दूंगा कि पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको मयंक सर पे विश्वास रखना पड़ेगा। आज ऑफलाइन बैच में भी RPF की जो है आंसर की आई है, तो आज हम बैच में देख रहे थे। तो जितना हमने पढ़ाया है, क्योंकि मैं बहुत छोटा पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसके लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस थे GS के, वे क्वेश्चंस आपके हूबहू नोट्स से मिल रहे थे। और जितने मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, एक बार आपको है ना कमेंट में जरूर बताना है क्या वे क्वेश्चंस हमने देखे थे या नहीं देखे थे। ठीक है। तो पहली बात तो यही कि हम जो है बैच लेके आ रहे हैं, तो हमारी लाइफ का ये पहला बैच होगा, ऑनलाइन वाला पहला बैच होगा। ऑफलाइन में तो न जाने कितने हज़ारों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। तो ऑनलाइन का हमारा पहला बैच होगा मार्स एकेडमी। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे तो मार्स एकेडमी आपको एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। तो कल से या परसों से आपको एक वहाँ पर बैच दिखाई देगा, जिसकी नॉमिनल फीस होगी, जो मैंने आपको बताया था। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए वो फीस 399 रुपये होगी, और उसके बाद वो 599 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आपको बैच लेना है तो जल्दी जल्दी आप उस बैच को ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, जितना मैं वादा करता हूँ उतना मैं आपको काम पूरा करके देता हूँ। ठीक है ना। कि मयंक सर का आपका जो विश्वास है, आपका जो प्यार है, वो इतनी एनर्जी देता है कि आपको काम करने के लिए हमेशा मुझे प्रेरित करता रहता है। ठीक है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ताकि आपको थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि ये डेमो चल रहा है। आज हम कह सकते हैं डेमो नंबर 4, और कल लास्ट डेमो होगा, डेमो नंबर 5। उसके बाद हमारा पूरा बैच एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी इस बैच को लेना चाहेंगे, डेमो देखना चाहते हैं, आप डेमो उनको दिखा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले बैच को सफल बनाने के लिए आप भी हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है। तो माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आज हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। तो आई थिंक विजिबिलिटी सबको बेहतरीन होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, क्योंकि एक तरीके का ये हमारे बैच का पहला दिन है, ठीक है ना, तो आपको इसमें जो भी चेंज लगेगा कि सर नहीं ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि बैच किस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है। चलिए, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बैटल ऑफ बक्सर इज फोर्ट? तो बक्सर का युद्ध के पीछे की थोड़ी सी कहानी हम डिस्कस करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों के साथ, कि बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों को भारत में पूर्ण रूप से शासन करने के लिए एकदम मतलब पूरी ताकत दे देता है कि हाँ आइए आप अपना पूरा जो है युद्ध लड़िए। और आप भारत पे युद्ध लड़ने के बाद इतने रास्ते साफ कर दिए गए कि भारत में अब जो है, जो हमारे भारत के नवाब थे, 3 नवाब मिलके युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों की हार के, जैसे अंग्रेजों ने उनको हराया, उसके बाद भारत में उनकी कंपनियों का व्यापार करने के साथ साथ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन करने के रास्ते खुल गए थे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो 2024 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ? ये अंग्रेजों के और भारत के 3 नवाब थे, जिसमें आपका शाह आलम फर्स्ट जो भारत का मुगल नवाब था। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर अपना एक भाई था मीर कासिम के साथ साथ एक हमारा सुजाउद्दौला था, जो अवध का नवाब हुआ करता था। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर जीत जाता है और ये तीनों हार जाते हैं। और इनके हारने के बाद ही बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? स्वतंत्र कर देता है भारत में काम करने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इतनी बैटल की, इसके बक्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित अधिनियम में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है? हाफ लोफ सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड अंडर वारेन हेस्टिंग्स? वारेन हेस्टिंग के बारे में एक तथ्य है कि भारत का
है ना। भारत में जब गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जब गवर्नर बन के आया तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम भी उसके अंदर आता है, ठीक है ना। बताएंगे बंगाल का गवर्नर पहला कौन बना, आप मुझे कमेंट में बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है ना। चलिए, तो वारेन हेस्टिंग वाज नोन एज द हाफ लोफ सिस्टम। तो जैसे ही 1773 में पहला अधिनियम आता है और उसी की देखरेख, उसी की में उस कानून को दुरुस्त करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसी को कहा जाता है हाफ लोफ सिस्टम, ठीक है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला आपको पता ही है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, सही है कि नहीं है, जो बन के 1774 में तैयार हो जाता है, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम क्या था, लॉर्ड एलिजा इम्पे। जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है ना। तो इतनी बात यहाँ से निकल के आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत में 1792 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप देखेंगे इसकी मुलाकात 2024 में ही हुई है। इंडिया द दरोगा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1792 AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो आपको पता है दरोगा साहब तो आज भी होते हैं, तो दरोगा प्रणाली किसने शुरू की थी, तो ये बात 1792 ईस्वी की है। और ये बात जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से सिर्फ एक ही नाम आएगा जिसका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा सिस्टम स्टार्ट किया था और इसी को सिविल द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, इसको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो सिविल सेवा का जनक, सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है ना। चलिए, लॉर्ड मेयो के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे गवर्नर रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आप जानते ही हो। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंद कराया, प्रोहिबिट कराया। और लॉर्ड मिंटो, आप जानते हो एक आपका अधिनियम आएगा मॉडले मिंटो सुधार, मॉडले मिंटो 1909, जो सांप्रदायिकता के आधार पर और पृथक सेपरेट इलेक्शन करने की बात करेगा, ठीक है ना। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी। चलिए, यकीन मानिए ये बैच बड़ा शानदार होने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित था। वुड्स डिस्पैच या वुड्स मैनिफेस्टो 1854 वाज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो पता है वुड डिस्पैच जो है हमेशा ये किससे रिलेटेड था, शिक्षा से रिलेटेड था। और शिक्षा में भी किससे, प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर ये वकालत की गई थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, इस प्राथमिक शिक्षा को हम अपनी स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में देने की बात करें। और इसी से भारत में शिक्षा के स्तर को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया था। तो वुड डिस्पैच 1854 में आया, ईयर भी ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था। हु आस्क्ड जेम्स रेनेले टू ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि भारत का मानचित्र को किसने प्रदर्शित किया, तो जेम्स रेनेले ने किया। और जेम्स रेनेले को भारत का मानचित्र जो है वो तैयार करने के लिए किसने कहा। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रॉबर्ट क्लाइव थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले, जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में हिस्सा लिया था, इन्होंने सबसे पहले भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जेम्स रेनेले को कहा गया था, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर हम ये याद करेंगे कि 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी, है ना। राज्य को हड़प लेते थे, है ना, कुप्रशासन के आधार पर, है ना, बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, या ये बताया जाता था कि इसके पास अपना एक शासक नहीं है, जिनको बच्चा नहीं होता था। रानी लक्ष्मीबाई का उसमें दत्तक पुत्र था, आप कहानी पढ़ते होंगे, तो उस बिहाफ पर। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, देखेंगे।
अस अर्पलेशन पॉलिसी, इसको हम यहाँ पर इसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे क्योंकि गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे जो राज्य हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सही वर्ड रहेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी वाज ए मर्जर पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है इसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौसी। तो लॉर्ड डलहौसी ने ही राज्य हड़प नीति जो है तैयार की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार किया था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि ये संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस दे देंगे और इनके फाउंडर दे देंगे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आइए। ठीक है, चलिए देखिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी याद रखेंगे, ये की थी सर विलियम्स जोन्स ने। बनारस संस्कृत कॉलेज ये किया था जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है ना। बात करेंगे जो कलकत्ता मदरसा था, ये किया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। याद रखिएगा। दोबारा देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा, बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा, मतलब 3 नंबर। फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और कलकत्ता मदरसे की स्थापना सबसे पहले की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी रहेगा, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? औपचारिक, विच ऑफ द फॉलोइंग वार इज कंसिडर्ड टू बी द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज? तो बक्सर का युद्ध है पहला, कर्नाटक का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, और वांडीवास का युद्ध है। तो यहां पूछा है फॉर्मली किसको माना जाता है। तो फॉर्मली मानने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि बक्सर के युद्ध ने तो आपको कंप्लीटली फ्रीडम दे दी, लेकिन फॉर्मली जब प्लासी का युद्ध होता है, द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है। 1757 में किस किस के बीच में होता है? ये जो बंगाल के नवाब होते हैं, सिराजुद्दौला साहब, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला। इसकी कहानी मैं बताऊंगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, बस ध्यान रखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है, सिराजुद्दौला। और जो अंग्रेज होते हैं, तो अंग्रेज की जो सेना होती है उसका जो सेनापति होता है, जो कमांडर होते हैं, वो होता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। तो इनके बीच में होता है, और हेक्टर मुनरो किसी तरीके से जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर, उसको खरीद लेता है और वो गद्दारी कर जाता है सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी जीत के साथ जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी यहाँ पर आपकी बिगिनिंग हो जाती है, किसकी? फॉर्मल बिगिनिंग हो जाती है ब्रिटिश राज की। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, तो वो क्या होगा मेरे लाल? बैटल ऑफ प्लासी होगा, प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली स्टार्ट की थी? लैंग्वेज देखिएगा, ये सब एसएससी की लैंग्वेज है, विद प्रूफ है, इसमें आपको चेंज नहीं करना कुछ भी। तो हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? आपको पता है सब्सिडरी अलायंस क्या होता था कि भारत के राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेनाओं को, सेना किसकी है? अंग्रेजों की, उसको अपने पैसे पर रखना है, उनको सैलरी भी देनी है, खाने के लिए भी देना है, और उन्हीं की इजाजत के बिना वे किसी अधिकारी को, यूरोपियन अधिकारी को अपॉइंट नहीं कर सकते, और उसके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने की बात भी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। तो ये सहायक संधि थी। ठीक है ना। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस के बाद वेलेस्ली आता है। जब आपका पढ़ते हैं 4th एंग्लो मैसूर वार, जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, हरा देते हैं, तो यही सब्सिडरी अलायंस था, वो यही सहायक संधि थी। ठीक है ना। तो किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। वायसराय, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी पता है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। हालांकि रेलवे का विकास इसने करवाया,
डाक प्रथा, पोस्ट ऑफिस, तार सिस्टम, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सब इसी के द्वारा था। और यहाँ पर देखेंगे आप सती प्रथा का एबोलिशन, सती प्रथा को बंद करवाया, द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 10। अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया? देखो आगे नहीं बात, अभी बताया था कलकत्ता में मदरसे की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। अभी मैंने पढ़ा लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। पूछा कब किया था, तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1781 का है, 1781 का है। बात समझ में आई क्या? तो वो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, अरबी को, फारसी को और इस्लामी भाषा को क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। अब जब आप इन क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए बार बार पढ़ते हुए चले जाओगे तो आपकी यकीन मानिए आपको इतने क्वेश्चंस रिपीट आपके हो जाएंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। बस आपको एक काम करना है, डेली मेरे साथ 1 घंटे के लिए कम से कम जुड़ना है और 2 महीने के अंदर इन क्वेश्चंस को पूरा करना है। और फिर जब आप क्वेश्चंस उठाओगे ना, जब आप क्वेश्चंस करने शुरू करोगे ना मेरे लाल, आप यकीन मानिए आपका 60 से लगाकर 80-90% तक के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया? विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1773 AD टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें बड़ी खतरनाक सी भाषा दे रखी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 में आया था, आपको पता है। दास्त अधिनियम का कोई मतलब नहीं है और सहमति की आयु अधिनियम से कोई मतलब नहीं है। तो विनियमन अधिनियम इसको बोला जाता है इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। तो थोड़ी इसकी हिंदी यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखी है तो इंग्लिश में मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और अगर दिक्कत आ रही है तुम्हें, तुम्हारे सिलेक्शन की कसम है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने बच्चों की हर समस्या को दूर करने का काम करूं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित संचालित करने के लिए इंग्लैंड ने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की? और मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। Under which act the following act the board of controls and established in the England to control and govern the administration of British India। ये आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे और आपको पता है बोर्ड के सदस्यों की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी 1784 में कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, इनका काम होगा प्रशासन करने का, ठीक है ना। और ये हमारे पास कुछ व्यक्ति होंगे, मेंबर्स होंगे जो मतलब कंपनी के काम को देखेंगे अलग और नियंत्रण का काम देखेंगे अलग। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करना चाहें 1813 में, तो 1813 में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो पावर थी, जो मोनोपोली पावर थी, उसको लिमिटेड कर दिया गया था। वो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और भारत में केवल चाय के साथ व्यापार कर सकती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के आती है इस अधिनियम से 1813 वाले से कि बेटा यहां पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारत में अंग्रेजों की संसद के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के लिए भारत को दिया जाने लगा। 1 लाख रुपीज इज गिवन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो नियंत्रण बोर्ड यानी कि कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रहा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा। सीपी इल्बर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपी इल्बर्ट, क्योंकि जो सीपी इल्बर्ट है इसके बारे में बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के एक विधि सदस्य थे, लो मेंबर? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सीपी इल्बर्ट द लीगल मेंबर ऑफ द काउंसिल? तो आपको इसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को आप जानते हो, जो स्थाई स्वशासन या बंदोबस्त, चलो इसको भी छोड़ते हैं, है ना। लॉर्ड रिपन के बारे में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये काम किया कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वे उस मामले में भी सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया
जिसमें यूरोपियन नागरिक भी शामिल होते थे। मतलब क्या होता था कि मान लेते कोई व्यक्ति है ना, और उसका जो जज है, वो भारतीय है। जज क्या है इसका? भारतीय। लेकिन ये भारतीय व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों का ही मुकदमा सुन सकता है। लेकिन इस बिल के द्वारा भारतीय व्यक्ति जो यूरोपियन व्यक्ति थे इनके भी मुकदमे सुने जा सकते थे। तो ये एल्बर्ट विल था जो लाया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। बात समझ में आई क्या? तो इतनी बातें यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन जो है इस काम के लिए रखे गए थे, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन में और लॉर्ड लिटन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? अभी मैंने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर, आप मुझे बताएंगे। बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में हुआ। मैंने आपको 3 नाम भी बताए थे, जिसमें सुजाउद्दौला था, शाह आलम सेकंड था और मीर कासिम था। और इनका युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और ये युद्ध होता है 1764 में। तो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनका युद्ध होता है। बात समझ में आया क्या? और अगर हम हेक्टर मुनरो की बात करेंगे तो हेक्टर मुनरो कहाँ थे? बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में, जो कब हुआ था? 1757। बार बार दिमाग में जोर देते हुए चलेंगे, आपको याद होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विभाजन की घोषणा की। आपको पता है बंगाल विभाजन 1905, याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन उस टाइम भारत का वायसराय है। 1905 द डिवीजन ऑफ बंगाल का विभाजन। आज जो आप बांग्लादेश देखते हो, इसको ईस्ट बंगाल बनाया गया। जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और ये किया गया बंगाल का विभाजन। बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्फिस्टन के बारे में बात की जा रही है। एल्फिस्टन 1819 से 1819 से 1827 तक के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2023। बताओ कितना खतरनाक। मतलब जो भारत की प्रेजेंसी है उसमें भी गवर्नर पूछे गए। तो एल्फिस्टन बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। 1819 से 27 के दौरान भारत में किस प्रेसिडेंसी के, किस प्रोविंस के क्या थे? ये एक गवर्नर थे। तो आपको पता होना चाहिए ये थे हमारे बॉम्बे के, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे। बंगाल में तो हमेशा जो ताकतवर व्यक्ति होगा उसको बैठाया जाता था, और मद्रास बॉम्बे में होता था। तो मद्रास में इस टाइम पीरियड के दौरान जो एल्फिस्टन थे ये किसके गवर्नर थे? आपके बॉम्बे के, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन कोड ऑफ सेपरेट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखेंगे इसका काम, स्थायी स्वशासन का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दिया जाता है। किसको? राजस्व व्यवस्था के लिए किसको नाम दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, किस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली? वो कौन थे? द वायसराय हु टेक नीन इंटरेस्ट इन द रेस्टोरेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। तो ही वाज, तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन ब्रो। तो आपको पता होना चाहिए ये लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड लिटन। एक मिनट का समय दीजिएगा। पूछा है जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई, तो लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन ही थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि आपको पता है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे था वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाया था और एक डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी। तो लॉर्ड कर्जन को काफ़ी इसमें दिलचस्पी थी। तो इसलिए जो हमारा रेस्टोरेशन का काम था और जो हमारा कंजर्वेशन का मूवमेंट्स का काम था हिस्टोरिकल का, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। और ये वही व्यक्ति थी जिसने बंगाल के विभाजन को किया था 1905 में, ठीक है ना। तो आज का अंतिम प्रश्न रखेंगे 20वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी होगा, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? देखो, स्थायी बंदोबस्त का पिता भी पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन आया था,
हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, है ना, ये परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट एज द मेजर ऑफ द लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की जो बात करता है वो हमेशा किसके द्वारा की गई थी, मैंने अभी बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको स्थायी बंदोबस्त, मैंने कहा था ना वहाँ पे छोड़ देते अभी, बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप देख लीजिएगा, तो स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। तो आज आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत आने वाली बात यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, मार्स एकेडमी, है ना, सबसे ऊपर आपको एक रेड कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे उसका सिंबल भी देखना चाहते हैं मार्स एकेडमी का, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है, देखिएगा। इस तरह का आपको हमारा सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मार्स एकेडमी, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। परसों से आपको यहाँ पर लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज का लेक्चर आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए मॉडर्न इंडिया के, और इसमें हम और क्या बेहतर आप मेरे से क्या चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपका स्वागत रहेगा। सेशन को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और पहली बार हम ऑनलाइन बैच बना रहे हैं आप लोगों के भरोसे, और इसको आप प्रमोट भी कीजिए। यकीन मानिए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, जितने क्वेश्चन पूछे गए एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर होगा, आपके दिमाग में होगा, आपकी कॉपी पर होगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।